अंडरग्राउंड होकर के आप समझ लीजिए कि हम इलाहाबाद, बनारस, पटना, दिल्ली, इन सारी जगहों पे घूमते थे। जो इमरजेंसी के खिलाफ लिटरेचर होता था उसको बांटते थे, छापते भी थे। इलाहाबाद में हम लोग संघर्ष समाचार के नाम से छापते थे, और बाकी बहुत सारा अंडरग्राउंड बुलेटिन जो था, जॉर्ज फर्नांडिस का था प्रतिरोध, उसको लेकर के, या इस तरह की जितनी मुक्ति संग्राम था और आवाज थी, मतलब इस तरह का बहुत सारा लिटरेचर जो होता था उसको इधर का उधर करते थे हम लोग। और सेकंड थी कि जो जेल में बंद थे उनके पास जाकर के मिलके उनके परिवार के लोगों को इकोनॉमिक हेल्प भी करते थे। तो उसके हिसाब से हम लोग काफी एक्टिव रहे, और उसी समय हमारा संपर्क हो गया था मधुलिमय के साथ। अच्छा, किधर मधुलिमय जी को अरेस्ट किया था ना? मधुलिमय पहले नरसिंहगढ़ जेल में थे, और बाद में मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ जेल में थे। बाद में वो अरेस्ट तो रायपुर में हो गए थे, लेकिन उनको ला के रखा गया था नरसिंहगढ़ जेल में, और बाद में उनको भोपाल भेजा गया था। तो हम वहां से हमने उनको पत्र लिखा कि भाई कुछ लोगों के पते चाहिए, और ऐसे ऐसे, चूंकि मधु जी के बारे में था कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो लोगों से संपर्क करने के लिए। तो मधु जी को बहुत खुशी हुई, उन्होंने हमको पत्र लिखा। अब देखिए क्या है कि वो पत्र कोड वर्डेड होता था, कोड वर्ड्स में। जैसे उन्होंने लिखा, पोपट के पिता को तुम्हारा पत्र मिला। पोपट उनके बेटे का नाम है, और ये बात सिर्फ सोशलिस्ट लोग जानते हैं। तो उनके जो बहुत क्लोज लोग थे वही जानते थे कि पोपट के पिता को तुम्हारा पत्र मिला। और फिर बातें लिखने के बाद नीचे लिखते थे, तुम्हारा बांके बिहारी, मीन्स बांका बिहार, बांका से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो बांके बिहारी। तो ये करके लिख के भेजते थे, और हम यहाँ से उनको भेजते थे सारा सारा। तो इसमें हमारे बहुत लोग मदद करते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े अच्छे वकील जो थे वो रामभूषण मेहरोत्रा थे, अशोक मोहिले थे, रवि किरण जैन, अभी उनकी डेथ हो गई कुछ दिनों पहले। और उसी समय हेमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टरशिप से हटाए गए थे, हटे थे, जो भी था, उन्होंने रिजाइन किया था। तो उनके एडवोकेट जनरल उस समय थे श्यामनाथ कक्कड़, तो उनसे भी हमारा संपर्क रहता था। तो वो लोग मतलब इकोनॉमिकली मदद करते थे, बाकी भी जो भी था। तो हम बहुगुणा के पास भी गए थे, तो बहुगुणा से हमने कहा कि भाई आपको मधुलिमय ने बहुत बधाई दी है, कहा कि साहब जब तक बहुगुणा जैसे लोग जीवित रहेंगे डेमोक्रेसी कभी खत्म नहीं होगा। तो बहुगुणा बोला, अच्छा ऐसा मधुलिमय ने लिखा है? तो वो कहाँ लिखा दिखाओ। तो मेरे पास तो लेटर था नहीं। तो मैंने कहा कि अरे मैं लेटर लेके घूमूंगा तो हमारे पीछे तो पुलिस पड़ी हुई है, अगर हमारी अरेस्ट हो जाएगी तो आपके ऊपर भी आ जाएगा, तो हम तो लेटर रखे हुए हैं। तो बोला ठीक है, वो लेटर लेके आना। वो तो बहुत खिलाड़ी आदमी थे ना। तो बाद में हमने मधु जी को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे धर्म संकट हो गया है, तो एक तो बहुगुणा जी को और कुछ और लोगों को चिट्ठियां लिख दीजिए ताकि हम उनसे बात कर लें, थोड़ा हमारी मदद हो जाएगी। तो मधुलिमय ने चिट्ठियां लिखी, बहुगुणा को भी लिखा, और चरण सिंह को, चंद्रभान गुप्ता को, शांति भूषण जी को, और बहुत लोगों को। और उसमें लिखा कि विष्णु पुत्र जान जोखिम पे लेके बहुत कठिन काम कर रहा है, इसकी मदद कर सके तो बेहतर होगा, और लिख देते। बहुगुणा जी तो बाद में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी सब वो बहुत बाद में, लेकिन उस समय तो कांग्रेस में ही थे ना। उस समय तो कांग्रेस में थे। तो बहुगुणा जी को मैंने चिट्ठी दिखाई, तो बहुगुणा जी बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तो हमने कहा कि हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप जेल जाइए, लेकिन हम लोग की थोड़ी मदद करिए, जैसे मूवमेंट में हम लोग का ये सब हो रहा है। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहा कि दोबारा हमारे घर मत आना। सो वहाँ इलाहाबाद में सिविल लाइंस में उनके परिचित थे ललित मोहन टंडन जी, बोला कि उनसे आप मिल लेना और हर महीने आपको पैसे दे दिया करेंगे। वो बहुगुणा ही देते, लेकिन वहां से आप ले लेना, लेकिन यहाँ मत आना, क्योंकि इंटेलिजेंस का नेटवर्क है ना यहाँ। तो ठीक है। तो इस तरह से था। ग्राउंड में आप जॉर्ज फर्नांडिस को मिला था? जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने बहुत बाद में मिला था, वो जब वहां थे 30 हजारी कोर्ट में जब पेशी होती थी। अच्छा, तिहाड़ जेल में थे। अरेस्ट के बाद अंडरग्राउंड में नहीं? अरेस्ट के बाद नहीं, अंडरग्राउंड में नहीं मिल पाए थे, नहीं मिले। और ये बड़ौदा डायनामिक जो डायनामिक स्टिक्स है वो भी बनारस और यूपी में आना था वो। हाँ, लेकिन हम उसके टच में, हम उस लाइन में नहीं थे।
हम उस टच में नहीं थे। एक दो बार जरूर उनके किसी मैसेज के साथ हम कहीं गए थे, किसी से मिले थे, वो सब अलग था, लेकिन नहीं, हमारा उसमें सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन हमारे घर पे रेड हुई थी, पुलिस की रेड हो गई थी नवंबर 1976 में मेरे ख्याल से शायद, तो इलाहाबाद में ही मेरे घर पे रेड हुई थी पुलिस की, तो मैं निकल के भाग गया था कैसे कैसे करके। तो वो भी एक अलग कहानी है। इस तरह से बहुत काफी कुछ रहा। मधुलिमा ने रिजाइन कर दिया था लोकसभा से, जब लोकसभा का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया था मिसेज गांधी ने, तो 2 लोगों ने रिजाइन किया था, एक मधुलिमा ने और दूसरा शरद यादव ने। अच्छा। और दोनों ने रिजाइन कर दिया था। तो उसी समय जनेश्वर मिश्र ने भी रिजाइन किया, लेकिन उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है चरण सिंह के पास भेजा था। अच्छा। चौधरी चरण सिंह के पास। तो मधु जी को थोड़ा सा ये लगा, वो थोड़ा दूसरे ढंग के आदमी थे, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा और कहा कि जाकर जेल में जनेश्वर से मिलो और उनसे पूछो कि क्या उनको लोकसभा के स्पीकर का एड्रेस नहीं मालूम है। अगर रिजिग्नेशन देना था तो स्पीकर को भेजना चाहिए, जैसे हम लोगों ने भेजा है, तो चरण सिंह को भेजने का क्या मतलब। तो हम गए, भेष बदल के, नाम बदल के, कैसे कैसे करके नैनी सेंट्रल जेल में मिले जाकर के उनसे जेल में। और तो जनेश्वर जी को बताया कि मधु जी ने ऐसा ऐसा कहा, लिखा है। तो उन्होंने कहा भाई मधुलिमा अपनी पार्टी के नेता हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेता और अध्यक्ष चरण सिंह हैं, तो इसलिए हमने उनको भेजा। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो खैर मैंने भेज दिया। फिर मधु जी की चिट्ठी लेके चरण सिंह के पास भी गए थे। हम थे, हमारे इलाहाबाद में एक ट्रेड यूनियन लीडर थे सोशलिस्ट, विनय कुमार सिन्हा, हम दोनों जाकर के मिले थे। चंद्रभान गुप्ता से भी, चरण सिंह से भी मिले थे। तो चरण सिंह जी किधर जेल में था, दिल्ली में या लखनऊ में? दिल्ली में थे, बिहार में ही थे। तो हम बाद में उनको छोड़ दिया गया था। बाद में जब वो एक समय ऐसा आया ना कि जब इंदिरा गांधी निगोशिएट करने लग गई थी कि अब इमरजेंसी तो बहुत प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता था, तो इसलिए उन नेताओं से बात करने के लिए, तो उसमें चरण सिंह को पहले जेल से बाहर निकाला। चरण सिंह ने कहा कि नहीं, इसके अलावा और नेताओं को भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंगल होगा तो लोग कहेंगे कि साहब ये तो मिल गए। क्योंकि चरण सिंह से भी हम लोग का थोड़ा सा विवाद हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था। तो हमने उनको लेटर लिखा, हमने और विनय कुमार सिन्हा ने, कि इस इलेक्शन का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ये डेमोक्रेसी का दिखावा कर रही है। तो चरण सिंह ने हमको लिखा, कहा कि साहब जो लोग इलेक्शन बाइकाट की बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, एंटी डेमोक्रेसी हैं। क्योंकि जो बची कुची डेमोक्रेसी है उसको भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन में भाग लेना जरूरी है। तो खैर इस तरह की बातें भी चलती थी उस समय, और ठीक ठाक चल रहा था। फिर तो इमरजेंसी खत्म भी हो गई, एक तरह से चुनाव हुआ, चुनाव में फिर हार गए। और बीच में एक बार पूछना था, आपका जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो था, मीडिया तो सेंसर्ड था, ये कैसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क करता था? टेलीफोन इतना पॉपुलर नहीं था। नहीं, टेलीफोन तो कोई मतलब नहीं। टेलीफोन तो उस समय तो एसटीडी कॉल और ट्रंक कॉल सब होता था, उसमें भी वो ऑपरेटर सुनता था, आपकी पूरी बात सुनता था, तो उस सबसे तो नहीं हो सकता था। एक मैन टू मैन ज्यादा होता था, मैन टू मैन कम्युनिकेशन हम लोगों का था। एक थोड़ा हम लोगों के लिए फायदा था ये, कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस का था कि उनका रेलवे नेटवर्क जितना था रेल यूनियनों का, तो आरएमएस से डाक जाना और ये सब करना, पहुंचाना। हम लोग का था जैसे इंडियन कॉफी हाउस, अब इलाहाबाद में इंडियन कॉफी हाउस था, तो सोशलिस्टों का अड्डा होता था वो। तो उसमें हम लोग के पुराने कुछ बहुत वेटर्स वगैरह जो थे वो जानने वाले थे, तो उनके जरिए भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे कि अभी मैसेज इधर से उधर पहुंचाना हो तो वो लोग भी पहुंचा देते थे। और जैसे मान ली हम कॉफी हाउस गए, तो अगर इंटेलिजेंस के लोग भी वहां बैठे हुए हैं और बहुत वाचफुल हैं, तो हमारे जैसे प्रकाश है या लखन, इस तरह के वेटर्स थे उस समय, तो वो लोग धीरे से इशारा कर देते थे कि निकल लीजिए यहाँ से, तो हम लोग वहां से निकल जाते थे। फिर ऐसे ही घूमते रहते थे, जैसे जहां भी बनारस गए, लोगों से मिलना जुलना, एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। वो इंडिविजुअल कांटेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और बाकी ये लिफलेट्स जो होते थे, बुलेटिन्स जो होती थी, उसके जरिए सारा काम होता था। लेकिन वो पूरा साइक्लो स्टाइल डॉक्यूमेंट होता था, सुना है? हाँ, साइक्लो स्टाइल भी होता था, प्रिंट भी होता था।
प्रिंट छोटे छोटे। अब एक बड़ा मजेदार किस्सा है ये कि हमारे इलाहाबाद में जो आरएसएस के लोग थे, हम लोग मिल करके करते थे, निकालते थे, बुलेटिन निकालते थे। तो बाद में वो लोग अलग हो गए, तो हम लोग के सामने समस्या हो गई, हमारे पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो हमारे सोशलिस्ट लीडर थे नरेंद्र गुरु, जो जॉर्ज साहब के बहुत क्लोज थे, उनके साथ रहते भी थे। तो उन्होंने मुझको एक एड्रेस दिया, और वो छोटे लाल यादव थे वहां जेल में। तो उन्होंने एड्रेस दिया कि जो बांदा जिला उस समय का था, उसमें जो ये है, क्या नाम है, राजापुर जो बर्थ प्लेस है गोस्वामी तुलसीदास का। तो वहां पे एक कोई थे देवनारायण शास्त्री जी, उनका एक छोटा सा छापाखाना था, प्रिंटिंग प्रेस था। तो उन्होंने कहा कि वहां से जाओगे तो काम बन जाएगा। तो हम पूरा कागज का गट्ठर लेकर के, रीम जो होता ना, वो लेकर के बस में बैठ के और गए। तो उस समय जमुना पार करके जाना पड़ता था। वो जो महवा घाट था इलाहाबाद साइड में, उसके उस पार था राजापुर। तो शाम हो गई जाते जाते, अब कोई नाव नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई पुल तो था ही नहीं कुछ भी। तो मैं बड़ा परेशान, अच्छा किसी जानता भी नहीं था। तो गांव वालों से मैंने रिक्वेस्ट की और कहा कि भाई हमको किसी तरह से उस पार पहुंचा दो। तो किसी तरह एक नाविक तैयार हो गया, तो अपनी नाव से ले जा करके उसने हमको उस पार किया। तो उस पार जाकर के जब मैं मिला शास्त्री जी से, तो शास्त्री जी संजोग से जेल से छूट के आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप अभी मैं आ रहा हूँ, अभी आप फिर आपको जेल भिजवाने में लगे हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा है कि रात भर हम लोग रुक करके और छपाई करके और फिर निकल जाएंगे। हाँ, किसी को पता भी नहीं लगा, आपको हम पैसे भी दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो तुलसीदास का मंदिर है वहां पे, उसी मंदिर में रात भर में सोया और काम किए हम लोग मिल करके कंपोजिंग। उस समय तो आप जानते हैं ना, मोनोटाइप लाइटोटाइप सब होता था सारा। तो कंपोजिंग किया, फिर प्रूफ पढ़ा, फिर वो छपा करके ले करके हम लिटरेचर निकल गए आए। तो इस तरह के काम भी होते थे। तो लेकिन हो जाता था, मतलब नेटवर्किंग बन जाती थी लोगों के एक दूसरे से, कि कौन कहाँ एक्टिव है, कौन सरेंडर कर चुका है, कौन। बहुत सारे लोग हम लोगों में ऐसे भी टूट गए थे लोग, तो लेकिन बना था जी। एक था कि पूरा एक पुलिस स्टेट बन गया था, तो उसका कैसे रिफ्लेक्शन था? आप जब ट्रैवल जाते थे, आप बीच में रोके गाड़ियों को चेक करना, वो सब होता रहता था? नहीं, हमारी तरफ उतना उस ढंग का तो नहीं था। देखिए, उसमें टारगेटेड ज्यादा होता था। जो इंटेलिजेंस इनपुट जिसके खिलाफ होता था, जिसके बारे में मालूम होता था, ऐसे नहीं कि सबके पास सबके ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना हो सकता अन्य राज्यों में होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे यूपी वगैरह में ऐसा नहीं था। जो टारगेट, मतलब जिसको मालूम था कि ये एक्टिव है, एंटी इमरजेंसी है, या पहले से एंटी कांग्रेस रहा है। हालांकि देखिए, उस समय तो कांग्रेस के लोग भी हम लोग की बहुत मदद करते थे। कांग्रेस में भी बड़े लोग थे लोग, वो कभी भी ये नहीं कि आपकी, जैसे मान लीजिए किसी से हम मिल के आ रहे हैं तो इशारा कर देगा पुलिस को या इंटेलिजेंस को कि देखो हमारे पास आया था, कभी नहीं होता था। वो लोग कभी पैसे से भी या हर तरह मदद भी करते थे वो लोग, ऐसा भी नहीं था। तो मतलब ऐसा ही था। एक टेरर तो शुरू में था, शुरू के दिनों में जरूर एक टेरर था, लेकिन उस समय तो हम जेल में थे, तो उस समय उस टेरर को तो हमने उस ढंग से फील नहीं किया। लेकिन बाद में तो धीरे धीरे नॉर्मलसी ही बढ़ती चली गई। एक्चुअली क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के दिमाग में भी शायद ये बात नहीं रही होगी कि बहुत इसको लंबा खींचना है या लंबा प्रोलॉन्ग करना है। उनका भी था कि शॉक ट्रीटमेंट जैसा था कि भाई अब चूंकि देखिए इमरजेंसी लगी, उसके बहुत सारे कारण थे। लोग तो कहते हैं 12 जून का फैसला, या उसी दिन गुजरात असेंबली का चुनाव, उसमें हार गई कांग्रेस, या 25 जून को जो जयप्रकाश नारायण जी का रामलीला ग्राउंड में जो स्पीच था। लेकिन ये नहीं था एक्चुअली, जो जिस तरह के मूवमेंट्स उस समय हो रहे थे लगातार पूरे देश भर में, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी पार्टी के थे, उनका कभी मुंबई जाम हो जा रही है, कभी म्यूनिसिपल स्ट्राइक हो जा रही है, कभी टैक्सी वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी गुमास्ता यूनियन के लोग, कभी हाकर्स तरह का होता था। रेलवे की स्ट्राइक, बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई, या जेपी मूवमेंट जिस तरह से हुआ, तो वो एक तरह से घिर गई थी। मतलब लोकप्रियता के, पॉपुलैरिटी के पीक पर पहुंच करके भी अब उनके लिए रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम किधर जाएं। तो उनको एक रास्ता समझ में आया कि अगर इमरजेंसी के रूप में एक शॉक ट्रीटमेंट दे देंगे हम, तो उससे शायद
नॉर्मलसी हो जाएगी और ये लोग थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाएंगे। तो ये सोच के साथ उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, और लगा दी थी तो उसके बाद लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इससे वापस कैसे जाएं, वापस निकले कैसे। तो उस पर भी किया, लेकिन ये भी बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी में या कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो थे ही, चूंकि फ्रीडम स्ट्रगल से निकल के आए थे लोग। तो उन्हीं इंदिरा गांधी ने, जिसने कि 25-26 जून को 1975 को इमरजेंसी लागू किया था, उन्हीं इंदिरा गांधी ने चुनाव भी कराए जनवरी 1977 में। उन्होंने घोषित किया, इमरजेंसी में ढील देना शुरू कर दिया और मार्च में चुनाव कराए लोकसभा के। हालांकि उसमें पूरी हार गई उनकी पूरी पार्टी, खुद इंदिरा गांधी हार गए, उनके बेटे संजय गांधी हार गए। पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिली, बिहार में नहीं मिली, कई राज्यों में इस तरह का, उत्तर भारत के राज्यों में सीटें नहीं मिली उनको। इतना जो, हालांकि उनको इंटेलिजेंस इनपुट था कि वो हार सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुनाव कराया। तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सीट्स तो थे ना, जो कि फ्रीडम बट ये नसबंदी और ये संजय गांधी का जो तुर्कमान गेट में जो हो गया ब्यूटिफिकेशन, ये सब कैसे ये नहीं, संजय गांधी तुनुक मिजाज जिसको कहेंगे कि सिनिकल जो भी है, कि भाई उनके दिमाग में था, जैसे वो आगरा गए तो सड़क बहुत ही, महात्मा गांधी रोड जो है बहुत ही संकरी थी, बहुत पतला था, चारों तरफ से उन्होंने एंक्रोचमेंट थे। तो उन्होंने, नारायण दत्त तिवारी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस एंटी, इसको साफ होना चाहिए। और उसके बाद बुलडोजर आए और पूरा महात्मा गांधी रोड को बुलडोज कर दिया, बहुत सारी बिल्डिंगें टूट गई। और लेकिन अब यह है कि उस समय तो बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दिया, लेकिन आज वो महात्मा गांधी रोड से आगरा का टूरिज्म बहुत बढ़ गया, इतनी चौड़ी सड़क हो गई, ट्रैफिक इतना अच्छा हो गया। तो ये, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादती हुई थी दिल्ली में तुर्कमान गेट पे, या नसबंदी के नाम तो पूरे देश भर में हुआ। एक्चुअली कोटा फिक्स हो जाता था कि आपको इतना कोटा देना होगा, नसबंदी इतना कोटा पूरा करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा या आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। पब्लिक को भी पैसे दे करके कि लालच देते थे लोग कि हाँ भाई, अच्छा सभी अधिकारियों में लगता था कि हमारा नंबर कैसे आगे बढ़ जाएगा, हम जितना अधिक केस कराएंगे उतना होगा। तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ तो बड़ा एक था ना कि मतलब कहीं किसी को भी पकड़ लिया, उसकी नसबंदी कर दिया और दिखा दिया कि हमने कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोगों का जो बुजुर्ग हो गए थे उनको भी नसबंदी कर दिया, जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी नसबंदी कर दिया। ऐसे तमाम प्रसंग आते थे। और उसी तरह से जैसे अब दिल्ली का तुर्कमान गेट है, तुर्कमान गेट पे जो गोली चली और लोग मारे गए थे और बुलडोजर चले, वहां जो साफ सफाई करने का के नाम पे अभियान चलाया गया, वो अपने आप में बहुत काला अध्याय है वो। लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा आपसे चेरियन, जो इमरजेंसी के सो कॉल्ड विलेंस थे उसमें से मैक्सिमम लोग बीजेपी के साथ हो गए। ये सबसे बड़ी मजेदार बात है कि देखिए, जगमोहन दिल्ली में वो बीजेपी में चले गए, चौधरी बंसीलाल सेकंड टू अदर, मतलब वो, उसके अलावा संजय गांधी के सबसे बड़े वही थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बाद में रक्षा मंत्री भी बन गए थे। वो बीजेपी के साथ हरियाणा विकास पार्टी बनाकर उन्होंने सरकार चलाई हरियाणा में। या उसी तरह से विद्याचरण शुक्ला जी थे, वो बीजेपी में चले गए थे, वीपी सिंह के साथ भी गए थे, उनकी सरकार में शामिल रहे। तो इस तरह से मतलब एक लंबी फहरिस्त है। जो संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी या उनके सुपुत्र वरुण गांधी, सुपुत्र तो खैर उनका इमरजेंसी से क्या लेना देना, हो तो उस समय पैदा भी शायद रहे नहीं होंगे, हाँ, लेकिन मेनका गांधी तो थी ना, वो तो मतलब उस समय तो उस कोटरी की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। संजय गांधी की जो कोटरी बन गई थी, चौकड़ी या मंडली जो भी थी, तो उसके सारे लोग बीजेपी में चले गए। और इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा कि ये इमरजेंसी के विलेंस है। तो एक ये भी बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिला जी। ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या लेसन इमरजेंसी देते हैं सर 50 साल के बाद? अभी क्या लेसन तो किसी ने लिया नहीं। लेसन तो बहुत बड़ा था कि इस देश में डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती है, ये तो तय है। लेकिन बाद के वर्षों में मैं बताऊं, बहुत दुखद पहलू है ये सारा। जनता पार्टी की सरकार बन गई केंद्र में, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बन गए, चरण सिंह
एच.एम. पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे लोग थे। इस सरकार ने जो पहला अनडेमोक्रेटिक काम किया, चुनाव के सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, अप्रैल में 9 राज्यों की जो कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें थी, उनको इन्होंने बर्खास्त कर दिया 356 का इस्तेमाल करके। तो ये देखिए, इनकी मजबूरी हो सकती है कि साहब वो राज्यसभा में इनका मेजॉरिटी नहीं था, चुनाव होगा, चुगल लहर इनके पास थी, इनके लिए समर्थन था। अब ग्राउंड लिया गया कि साहब वो इन राज्यों में कांग्रेस अपना आधार खो गई है और जनता पार्टी जीत करके आई है, तो इन राज्य सरकारों को भी का धनादेश खत्म हो गया है, तो इसलिए उनको बर्खास्त करके चुनाव कराए गए। ठीक है, आप उन सारे राज्यों में जीत करके आए आप, लेकिन आपके पास फिर डेमोक्रेसी कहने की बात नहीं रह गई ना, आप तो अनडेमोक्रेटिक रूप से गए। जिन लोगों ने मीसा का विरोध किया, उसी सरकार ने, उस सरकार पे तो मैक्सिमम वही लोग थे जो मीसा के खिलाफ जेल गए थे, उन लोगों ने मिनी मीसा लाने की बात करी कि हमको मिनी मीसा लाना होगा। इस पे मधुलिमा वगैरह ने बहुत विरोध किया, तो फिर वो नहीं हो पाया। इस तरह के तमाम प्रसंग हैं। मतलब आपको याद, पता नहीं बताऊं मैं, कि मेरी जो अंतिम गिरफ्तारी हुई है वो हमारी जनता पार्टी सरकार के दौरान हुई, और उस समय हम युवा जनता के यूथ लीडर थे, और इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पे हमारी गिरफ्तारी हुई। हम लोग विरोध कर रहे थे, हम लोगों ने कहा कि साहब बेरोजगारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो, ये नारा हम लोग पहले लगाते थे। तो जब आपकी सरकार बन गई है तो आपको देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार ने 500 रुपए का भत्ता डिक्लेयर किया था, स्टाइपेंड, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए, तो आप लोगों को देना चाहिए। अब वो पुलिस तो पुलिस होती है, पीएससी तो पीएससी होती है। उसने उठाया, मारा, 10 डंडे मारा और ट्रक में ठूंस दिया, और सिविल लाइंस में, वही जो थाना है रेलवे स्टेशन के बगल में, उसमें हम लोग को एक छोटी सी हवालात में ठूंस दिया। ये जनता गवर्नमेंट में हुआ। तो इस तरह की बातें भी हुई, और लगातार उसके बाद जो है, आप देखिए जो भी सरकारें आई, चूंकि इन्होंने किया, तो इंदिरा गांधी 1980 में, 1980 में वो कमबैक किया उन्होंने भी आते हुए वही काम किया। उन्होंने भी कोई सबक नहीं लिया, उन्होंने भी जो जनता पार्टी की जो सरकारें थी, राज्य सरकार, उनको बर्खास्त कर दिया। वो एक पॉलिटिकल उनको एक लेजिटिमेसी मिल गई कि चूंकि जनता पार्टी की सरकार ने किया था तो हम भी कर सकते हैं। तो अब वो सभी लोगों ने किया। बात की जितनी सरकारें थी, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन अपोजिशन की स्टेट गवर्नमेंट्स को सबने अपने तरह से, अब अभी की सरकार जो है इसको स्टेपल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खरीद लेती है। ये जो विधायकों को ही खरीद करके तोड़फोड़ करके उनमें अपनी अपनी सरकार बना लेती है, तो एक अलग ढंग है। लेकिन उसके बाद जो सबसे दर्दनाक ये है कि किसी भी सरकार ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सिविल लिबर्टीज को, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का प्रयास नहीं किया। सभी सरकारों ने कठोर से कठोर नियम कानून बनाए, चाहे टाडा हो, चाहे पोटा हो। अभी इन्होंने यूएपीए बना दिया है। अब कहने के लिए आतंकवादी विरोधी है, कानून है, जो भी है, लेकिन जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं जो असहमति रखते हैं, जो सरकार के फैसलों के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, उनको उठा करके बंद कर दिया। और बंद भी करके मतलब 8-8 साल, 10-10 साल लोग जेल में पड़े हुए हैं। किस लिए पड़े हुए हैं कुछ पता नहीं है। और ये लोग कहेंगे इमरजेंसी का विरोध करेंगे। हर साल जब 25-26 जून आएगा तो ये अपना शौर्य गाथा सुनाने से लेकर के कि हमने डेमोक्रेसी को रिस्टेब्लिश किया और ये किया, लेकिन क्या है आज